So class 10th students, that is the last video of chapter 3rd. Students, I am Rahul Gupta, your science expert. So let's start the videos students. Just take the pen and notebook, continuously note down students. और वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. चैनल नेम लर्निंग केमिस्ट्री विद राहुल गुप्ता. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियोस. हम बात कर रहे थे स्टूडेंट सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्स की. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो कंसंट्रेटेड ऑर होता है उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं. उसमें आपके दो मेथड इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट वन कैंसलाइजेशन, सेकंड वन रोस्टिंग. ये दोनों प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे और इन दोनों प्रोसेस से कंसंट्रेटेड ऑर को मेटल ऑक्साइड यानी कि आपका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे. सो कैंसलाइजेशन क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी ऑर्स को एयर की एब्सेंस में यानी कि लिमिटेड एयर की सप्लाई में पास करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. ये केवल कार्बोनेट जो ऑर्स होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है प्रोसेस. जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट एयर की एब्सेंस में होता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बोनेट ऑर्स में यूज होता है ये मेथड आपका. जैसे कि जिंक कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं. जिंक कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो वो जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप कार्बोनेट ऑर्स में इसका यूज करते हैं. एक और ले लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर वो कार्बोनेट जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. जिंक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. दूसरी बात करते हैं रोस्टिंग के बारे में. तो स्टूडेंट्स, रोस्टिंग जो प्रोसेस होता है वो ऑर्स में एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वहां पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है. इसे और जो इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं वो केवल सल्फाइड ऑर्स में यूज करते हैं यानी कि जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है. जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड है, इसके अलावा आपका मरकरी ऑक्साइड है. जिंक ऑक्साइड ZnS और मर्क्यूरी ऑक्साइड आपका HgS इन ऑर्स में आप यूज करते हैं. एयर की प्रेजेंस में इनकी रोस्टिंग की जाती है यानी कि इसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है कंसंट्रेटेड ऑर्स से. जैसे कि आप इन रिएक्शन में देखते हैं, जिंक सल्फाइड को जो आप हीट कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन जो है वो एयर से मिल रही है, कन्वर्ट हो रही है जिंक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अलग हो गई. ऐसे ही आपका HgS है, HgS भी एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, HgO में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से जो आपका सल्फर रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें. चलिए थर्ड स्टेप की बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी और मैंने आपको बताया था कि कौन सा एलिमेंट आपका यानी कौन सी मेटल मोस्ट रिएक्टिव होती है और कौन सी लेस रिएक्टिव होती है. स्टूडेंट्स, दैट प्रोसेस इज आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो इट मींस कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस. द मेथड दैट कैन बी एम्प्लॉयड आर बाय हीटिंग, बाय रिड्यूसिंग एजेंट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इसमें आप हीट करके, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके या इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी कि रिडक्शन आप कर सकते हैं. रिडक्शन का मतलब क्या है कि वहां पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को आपको हटाना है. तो जितने भी मेटल ऑक्साइड आपके यानी ऑक्सीडेशन करके ऑक्साइड्स मिले हैं उन ऑक्साइड्स को आपको वहां से ऑक्सीजन हटानी है और मेटल सेपरेट करनी है, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है. चलिए अब बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में. तो फर्स्ट था हमारा बाय हीटिंग. स्टूडेंट, जब आप इसे यानी कोई भी मेटल ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हीट होने पर क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड होगा, कमांड होगा. यदि मेटल ऑक्साइड को आप हीट करेंगे तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन वहां से सेपरेट हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हीटिंग प्रोसेस जो है ये उन मेटल पर अप्लाई करेगा जो कि वो बॉटम सीरीज में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में. देखिए लिखा है लाइट एट बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ कम रिएक्टिव एलिमेंट है केवल उसी पर ये हीटिंग वाला प्रोसेस करेगा. जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, इन्हें हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, मेटल अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है. स्टूडेंट्स, राइट साइड में लिखी हुई इक्वेशन के बेस पर बात कर लीजिएगा. उसके बाद देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का. देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके कैसे, मोस्टली कार्बन और एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है और इस मेथड को उन मेटल्स में यूज किया जाता है जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में आती है, बीच में आती हैं. उसमें क्या है, कार्बन और एल्यूमिनियम जो रहेगा वो उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देगा, अलग कर देगा और ऑक्सीजन वहां से सेपरेट कर देगा. ठीक है स्टूडेंट्स, वो कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, अलग हो जाएगा. एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा. इंपॉर्टेंट ये है कि केवल उस मेथड से आप उन मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं जो कि रिएक्टिव सीरीज के मिड में आते हैं यानी कार्बन के बाद आते हैं और हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, जिनमें कि आपका जिंक है, आयरन है और एल्यूमिनियम भी है. उसमें ये मेटल आपके इसमें आते हैं.
जैसे कि आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, इसमें आयरन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेथड आपके क्या है, एल्यूमिनियम भी रहेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अलग हो जाएगा, कार्बन भी रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी बोलते हैं इसे। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एलिमेंट दैट ऑकर ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। स्टूडेंट्स ये मेथड केवल उन मेटल्स के लिए यूज होता है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन से ऊपर आते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और इन एलिमेंट्स के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक में आपके दो आपके इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, उसमें लगी होती है बैटरी, और इसमें यह होता है इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि सॉल्यूशन। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज करते हैं तो उस सेल में क्या होता है, आपका मेटल प्योर फॉर्म में कैथोड पर अलग हो जाता है और जो इंप्योरिटी होती है वो सिलेक्ट की फॉर्म में वहां से अलग हो जाती है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर आपकी मेटल सेपरेट होती है। जैसे कि आपकी जो आपकी सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, देखिए जो जैसे आपके घरों में यूज होने वाली बैटरीज होती है, इन्वर्टर बैटरीज, उसमें क्या होता है चार्जिंग पर यूज होता है, बिल्कुल ऐसे ही मेटल्स आपकी सेपरेट होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो आपका आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो कैथोड होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड की बात करेंगे तो वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इलेक्ट्रोड एक सब्सटेंस होगा जो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। सो द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड एज अ रिजल्ट वेरियस ऑब्जर्वेशन कैन सीन। केमिकल रिएक्शन उनके बीच में होती है और जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उन्हें आगे देखिए आप लोग। सो लेट अस एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो वहां पर कैथोड होगा आपका कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, और एनोड होगा कार्बन इलेक्ट्रोड, दोनों ही कार्बन के ही बने हुए होंगे, एनोड भी और कैथोड भी। इलेक्ट्रोलाइट होगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और क्रायोलाइट का और इसके अलावा फेल्डस्पर का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैट करना है इसमें, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लोअर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और ये उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंक्रीज कर देंगे, यानी उसके आयंस में बदलने की दर को बदल देंगे। जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो जो आएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा वो लोअर यानी बॉटम साइड में कलेक्ट हो जाएगा और उसे आप वहां से अलग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोल्टन स्टेट में आपने लिया है यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रायोलाइट और फेल्डस्पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बना लेनी है अपनी कॉपी पर। चलिए आगे बात करते हैं, तो आयंस जो होंगे वो उनके रिस्पेक्टिव पोल्स पर चले जाएंगे, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा। फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स होगी, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होगा वो अलग हो जाएगा, वहां से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सो द रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, जो कैथोड रिएक्शन होगी वो एनोड पर होगी। इम्प्योरिटीज दैट कलेक्ट अंडर एनोड इज एनोड मड, एनोड के नीचे उसकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड बोलते हैं आप जो इम्प्योरिटीज आपकी एनोड के नीचे कलेक्ट होंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट यदि आपको समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स वीडियोस को जरूर लाइक करो भाई, आप लोग अपने दोस्तों से शेयर भी करो करो, आप लोग कम से कम अपने टीचर्स के लिए इतना तो कर भी सकते हो। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे ही वहां से पास होगा तो एल्यूमिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका ऑक्सीजन में हो जाएगा। एल्यूमिनियम आयन जो वो कैथोड पर जाएगा और एनोड पर जाएगा आपका ऑक्सीजन। इस तरीके से कैथोड पर क्या रह जाएगा आपका, केवल एल्यूमिनियम आयन रह जाएगा, यानी प्योर एल्यूमिनियम की फॉर्म में अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। स्टूडेंट्स कभी कभार इसका नाम पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो किस प्रोसेस से आपका प्योर किया जाता है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट इसे भी जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। स्टूडेंट्स आपको पता है कि मेटल इस स्टेज में आकर बस रिफाइनिंग के लिए रह जाता है, इसमें भी आपके बहुत सारे प्रोसेस यूज होते हैं, जैसे कि लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये रिफाइनिंग प्रोसेस है। रिफाइनिंग का मतलब है कि जो मेटल आपकी बस प्योर होने वाली है उसे आपको रिफाइन करना है, प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंचाना है मेटल के। देखिए लिक्वेशन मेथड की बात करते हैं, इस तरीके से एपरेटस आपका लिया होता है, इसके अंदर इसमें स्लोपिंग हेरेथ है, इम्प्योरिटीज हैं जो पीछे की तरफ रह रही हैं, प्योर मेटल मोल्ट होकर मिल रही है। इन दिस प्रोसेस द मेटल इज प्लेस्ड ऑन अ हेरेथ एंड इज हीटेड फ्रॉम बिलो।
एज अ रिजल्ट मेटल मेल्ट्स एंड फ्लो डाउन ड्यू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है इन द कंपैरिजन ऑफ इम्प्योरिटीज, एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, और उसके पीछे क्या रह जाती हैं, इम्प्योरिटी रह जाती हैं। इस तरीके से आपका प्योर मेटल रिफाइंड होकर आपको मिल जाता है। लिक्विफिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पर आपकी मेटल क्या होती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे उसके मेल्टिंग पॉइंट तक उसे मेल्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। देखिए इसमें कैथोड जो है वो प्योर का बना होता है, प्योर मेटल का, एनोड इम्प्योर मेटल का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट उसी सॉल्ट ऑफ मेटल को भी रिफाइंड किया जाना है जिसको उसका बनाया जाता है। मैकेनिज्म ऑन द पासिंग करंट द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोशिएट इनटू आयंस। इलेक्ट्रोड पास क्या होता है, जब करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड पे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन माइग्रेट टू रिस्पेक्ट पोल्स, और वो आयंस जो हैं वो उसके पोल्स पर चले जाते हैं। अब आप इसकी रिएक्शन कैथोड और एनोड पर देखिएगा स्टूडेंट्स। ये आपका साइड में स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें एक एनोड लिया हुआ है, एक कैथोड। कैथोड देख रहे होंगे ये पतला सा लिया हुआ है, एनोड बहुत मोटा सा है। एनोड इम्प्योर मेटल का बना हुआ है और कैथोड प्योर मेटल का। ठीक है स्टूडेंट, इसके नीचे एनोड बड बनता है। जब इम्प्योरिटीज इसकी रिलीज होती है एनोड से तो वो एनोड मड क्रिएट होता है, क्योंकि एनोड के बीच में बनता है, इसीलिए इसे एनोड मड कहते हैं। देखिए कैथोड पे क्या है, आपका जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिएक्शन क्या करेगी, जो आपकी एनोड पर होगी उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, वो इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगी वहां से, वो भी आपकी अलग हो जाएगी। इस तरीके से ऊपर आपका कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टूडेंट आपने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम रिडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, जो आपका डोनेट करते हैं उन्हें हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से एनोड से धीरे धीरे करके प्योर मेटल आयंस की फॉर्म में जाएगा और कैथोड पर जाकर कलेक्ट होने लगेगा। इस तरीके से आपका कैथोड वहां पर रिफाइंड हो जाएगा। इस तरीके से आपकी मेटल जो है वो रिफाइंड हो जाएगी। लेट अस एक्सप्लेन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ कॉपर कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ पर क्या हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर के लिए, तो देखिए कैथोड पर एनोड पर आपका क्या होगा, कैथोड पर आपका इम्प्योर मेटल है, एनोड पर क्या होगा, सॉरी एनोड पर आपका इम्प्योर मेटल है, कैथोड पर प्योर मेटल है, कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, वो मैकेनिज्म देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, प्योर मेटल आपका कैथोड पर है, एनोड पर क्या होगा आपका इम्प्योर मेटल है, इलेक्ट्रोलाइट होगा आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर ही हम प्योर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड कैथोड पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते चले जाएंगे और मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैथोड पर कलेक्ट होता चला जाएगा, एनोड पर मेटल वहां से रिलीज, मेटल आयन रिलीज होंगे। ठीक है स्टूडेंट, और एनोड के नीचे क्या होगा, एनोड मड कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इंप्योरिटीज होगी वो एनोड में से अलग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एनोड मड कहलाएगी। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग की। तो देखिए किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है। जैसे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हमने लिए, तो ऑक्सीजन पे क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो वो ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग करने के बाद क्या करते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बॉन्ड कर लेते हैं। इस तरीके कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को बॉन्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, आप बॉन्डिंग कराते हैं उनकी आपस में, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इज लिंकेज बिटवीन टू और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। रीजन क्या है इसे बॉन्डिंग करने का, तो देखिए एटम्स जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ले लेते हैं। स्टूडेंट पहले आपको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन समझना है। तो देखिए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है, नोबल गैस वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप में स्टेबल होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यानी बाहर वाली कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी के साथ भी आसानी से रिएक्शन करना नहीं चाहते। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय डूइंग सो दे वे बिकम्स स्टेबल। जब वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं। तो इसके लिए तीन आपके टाइप होते हैं। फर्स्टली बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ले सकते हैं, या गेन करके, या एक दूसरे से शेयर करके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप सोडियम का एग्जांपल लेकर समझते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा आसानी से, ताकि वो खुद अपने आप में नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब क्लोरीन के साथ वो आसानी से क्यों रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,
287, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं। यदि उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो क्या कर लेता है, आसानी से अपने आप में इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर देता है। इस तरीके से सोडियम क्या है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देता है और वो दोनों मिलाकर एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं, जिसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, एक आयनिक बॉन्डिंग होती है, दूसरी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्ड एक्सेप्ट और डोनेट, कोवेलेंट बॉन्ड शेयर। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं। चलिए आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब कोई भी एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है अपने पास से दूसरे के पास, तब इस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल कॉन्फिगरेशन। केवल स्टेबल कॉन्फिगरेशन वाले ही बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देगा। दो भी, तीन भी, एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन तक वो आपस में क्या करते हैं, आपकी बॉन्डिंग बना लेते हैं, डोनेट कर देते हैं, और दूसरा वाला क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। नोट, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। हमेशा ये जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है ये हमेशा एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की बात कर ले तो सोडियम वहां पर मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको कि आयनिक बॉन्ड जो भी बनेगा वो हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, चाहे आप जितने भी आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड देख लें। सो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम क्या है, उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 11 था, 281, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्लोरीन का था 17, 287, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा, और दोनों आपस में क्या करेंगे, एक आयनिक बॉन्ड बना लेंगे और कंपाउंड बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसमें एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसमें एल्यूमिनियम जिसकी आपका एटॉमिक नंबर 13 होता है, 283, तीन इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उन तीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और 3+ चार्ज ले लेगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या करेगा, आपके पास 2- चार्ज बना लेगा। इस तरीके से ये जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आपका Al2O3। और दोनों ही आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक आपका डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन आपकी नॉन मेटल है। इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका जो सॉल्ट बन जाएगा वो आयनिक कंपाउंड है। आगे बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आइटम्स आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। ये हमेशा जो है नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने पर बनता है। डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर बनता है। ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर बनता है। अभी एक एक करके बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे के भी एक ही होगा, तो वो आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और शेयर करने के बाद क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेंगे। तो नोबल गैस पूरा जो आपके बॉन्डिंग हो रही है वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए हो रही है, चाहे वो मेटल के बीच में हो, चाहे मेटल नॉन मेटल के बीच में हो, या नॉन मेटल के बीच में हो। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको भी मैंने अभी बताया कि वहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन की आपस में पेयरिंग हो जाती है, जिससे ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है। ये केवल 2 एटम्स के बीच में होगा। हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ आप, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा क्लोरीन उससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयर कर लेगा। इस तरीके से वो आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन के बीच में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बात करते हैं डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड में अभी आपको बात ध्यान से समझ लीजिए कि 2 एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगी, यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। एग्जांपल दे सकते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो आपस में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। शेयर करने के बाद डाई ऑक्सीजन एटॉमिक मॉलिक्यूल बना लेंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जैसे ही डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही थी, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे 2 एटम्स में। जैसे ये एग्जांपल ले सकते हैं आप ओजोन का। तो ओजोन में क्या होता है, आपके ये स्पेशल केस है। नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लीजिए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो वो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे आपस में और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। आगे बात करते हैं एलॉय के बारे में। स्टूडेंट्स, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन मेटल्स इन अ सॉलिड फॉर्म।
एलॉय जो होते हैं वो उनमें दो या दो से ज्यादा आपके मेटल आपस में मिक्स होते हैं. सो इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन मेटल्स. दे हैव प्रॉपर्टीज बेटर देन एन मेटल. मेटल के मुकाबले ये इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं. कुछ एलॉय की प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं. बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसे टेबल को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा. देखिए स्टील जो बात करें वो आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है. उसमें आपके एयरप्लेन्स बनाने में यूज होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में यूज होता है. स्टीलनेस स्टील की बात करें, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, ये आपका मशीन पार्ट्स बनाने में और यूटेंसिल्स बनाने में यानी घरों के बर्तन वगैरह बनाने में यूज किया जाता है. ब्रास की बात करें तो कॉपर, जिंक उसके अंदर होता है. एयरप्लेन्स, यूटेंसिल्स और मेडल्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है. जैसे कि मुरादाबाद को तो आप जानते हैं जो कि ब्रास सिटी है, अपने आप में पीतल नगरी है. नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज कॉपर और आपका टिन से मिलकर बना होता है. इसका भी यूटेंसिल्स बनाने में यूज किया जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं सोल्डर. स्टूडेंट आपने देखा होगा जो आयरन की प्लेट्स होती हैं उनमें टांके वगैरह लगाए जाते हैं, वो आपका सोल्डर से लगाए जाते हैं. उसमें आपका लेड और आपका टिन मिक्स होता है. इलेक्ट्रिक वायर को ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा ड्यूरेलियम, इसमें आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज होता है जिसमें एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यानी क्योंकि लाइट एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है. उसके बाद मैग्नीलियम है, इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मिक्स होता है. और ये जो है आपका लाइट वेट टूल बनाने के लिए, सस्ते लाइट टूल बनाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. इसके अलावा आपका लास्ट है आपका यहाँ पर, इसका नाम आपको देख लीजिएगा. कॉपर, जिंक, कॉपर, निकल और जिंक इसमें प्रेजेंट होता है. इसमें आपका जो है लास्ट वाला जो है वो आपका जर्मन सिल्वर है. जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल, जिंक यूज होता है. ये भी एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उन्हें बनाने के लिए यूज किया जाता है जर्मन सिल्वर को. इसमें कॉपर, निकल और जिंक आपका यूज किया जाता है. सो दीज आर द मेन एग्जांपल ऑफ एलॉय विच विल यूज्ड इन जनरली और नॉर्मली. इनमें एयर पार्ट्स और मशीन, यूटेंसिल्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर को ज्वाइंट करने के लिए, लाइट वेट टूल बनाने के लिए यूज किया जाता है इन्हें. कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? सोडियम क्लोराइड, कॉपर मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम मेटल, फेरस सल्फेट, सिल्वर मेटल, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर मेटल. स्टूडेंट बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है कि वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा जो कि उससे लेस रिएक्टिव होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखिए कॉपर क्या करेगा, सोडियम के साथ क्या रिप्लेस कर देगा उसे. सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर से तो नहीं करेगा. एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से यदि ऊपर आएगा तो वो उससे रिएक्शन कर लेगा यानी रिएक्टेंट दे देगा. फेरस सल्फेट की सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है वो आयरन से नीचे आता है तो सिल्वर आसानी से वो भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा. फेरस नाइट्रेट कॉपर की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर जो है वो उससे ऊपर आता है तो कॉपर जो होगा सिल्वर की जगह पोजीशन ले लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर वहां से अलग कर देगा. कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ऊपर आता है इसीलिए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा. ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करता है. इस रिएक्शन में देख लीजिए सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि कॉपर सबसे ऊपर होता है. फिर उसके बाद आपका मरकरी आ जाता है, फिर आपका गोल्ड आ जाता है, फिर उसका सिल्वर आ जाता है, प्लेटिनियम आ जाता है. तो सिल्वर जो है वो आपका आसानी से वहां से रिप्लेस हो जाएगा कॉपर से. एक क्वेश्चन और देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग. आयरन फ्राइंग पैन को आप कैसे रस्टिंग से बचा सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है. उस पर क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे क्योंकि जिंक उससे जो क्या है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उससे बेटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए. एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोलेबल इन वाटर. बिल्कुल सिंपल सी बात है. कैल्शियम आसानी से रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन के साथ क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ आसानी से स्टेबिलिटी देगा. बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए. ठीक है. कार्बन नहीं देगा, सिलिकॉन नहीं देगा, आयरन नहीं देगा क्योंकि ये आपके वाटर में सोलेबल भी नहीं होते हैं. केवल कैल्शियम ऑक्साइड सोलेबल होता है और वो कैल्शियम आपका रिएक्शन कराने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा. ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा. बहुत ध्यान समझ लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई फूड कैन्स आर कोटेड विद टन एंड नॉट विद जिंक. इसे टिन से क्यों कोट किया जाता है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन एंड कैन रिएक्ट विद बायोकेमिकल्स ऑफ फूड. आपका टिन जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से. नेक्स्ट बात करते हैं. व्हाट आर एम्फोटरी ऑक्साइड, गिव एग्जांपल. तो एम्फोटरी ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं नेचर में. एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड करेक्टिव प्रॉपर्टीज देंगे जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. सो स्टूडेंट्स दैट इज द लास्ट ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10. स्टूडेंट्स चैप्टर 3 यहाँ पर पूरा फिनिश हो गया. आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए. स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता. ओके क्लास, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली. गुड बाय स्टूडेंट्स.